Assalamu alaikum ji. Your last lecture on educational psychology today, and we had in the last 44th lecture touched upon assessment and grading. We are going to round up that because we had left some things and we are going to round them up today. This is assessment and grading in terms of educational psychology. Any given teacher in any given subject has two options or types of standards that he can follow. He can follow any one of the two that we are going to talk about. उसके पास अपने स्टूडेंट्स को जज करने के, असेस करने के दो तरीक़ाकार मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर वो उस्ताद जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, तुलबा को असेस कर सकता है. He can assess or she can assess his or her students based upon one of these two methods. The first one of these two is called norm-referenced grading. Norm, N-O-R-M, referenced grading. Norm-referenced grading or assessment refers to when a given student is being judged in relation to how his other classmates have performed. दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो एक शख्स की परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरियन या स्टैंडर्ड है. अगर दूसरे शख्स अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं और इन कंपैरिजन ये बच्चा उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, और जब एक टीचर एक बच्चे के स्कोर को बाकी क्लास के स्कोर से कंपेयर करता है और उस कंपैरिजन के बेसिस पे उसको असेस करता है, तो हम उसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड और नॉर्म बेस्ड grading system. In this system, a student is compared and contrasted with the scores, with the assessment of other students in the same exam, in the same class. हम जब एक बच्चा जैद मिसाल के तौर पर उसकी हम असेसमेंट करते हैं कि वो बाकी बच्चों से किस हद तक नजदीक है या किस हद तक बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस से दूर है, यानी दूसरे बच्चों से उसका कंपैरिजन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस्ड. Norm here refers to, N-O-R-M, norm refers to the standard, and the standard is his class fellows, his classmates. Average is his classmates, the score, how the classmates have performed. अगर classmates ने ज्यादा बेहतर नंबर लिए हैं और एक assessed student ने कम नंबर लिए हैं, तो this is in comparison to the whole class. And when we are adopting that methodology is called norm-referenced. Norm-referenced assessment compares the score of one given student with the average or the overall score of the entire class or the entire group. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स दूसरों के बारे में रिजेंटफुल हो सकते हैं, उनके बारे में बुरे ख्यालात रख सकते हैं. अगर एक स्टूडेंट का स्कोर बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में कमतर है, तो फिर बजाय इसके कि वो स्टूडेंट अपनी तसीह करे, ज्यादा कोशिश करे, इस बात का भी एहतमाल है कि वो दूसरे तुलबा की तरफ मनफी रवैया अख्तियार कर ले.
इस असेसमेंट के तरीके में एक ये प्रॉब्लम जरूर मौजूद है that it may, not necessarily that it does, it may make some students resentful towards other students. Particularly, those students tend to become resentful who score appreciably below the norm. अगर नॉर्म रेफरेंस्ड मेथड फॉलो किया जा रहा है असेसमेंट का, तो इसका एक खतरा, एक बुरी बात, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि स्टूडेंट्स जो बाकी क्लास से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाते, वो दूसरे क्लासमेट्स की तरफ रिजेंटफुल हो जाएं. ये एक इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट के स्कोर को बाकी क्लास के स्कोर से कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं. इसलिए इस बात का एहतमाल पैदा हो सकता है कि अगर एक बच्चे ने नंबर अच्छे नहीं हासिल किए, तो वो बजाय इसके कि वो खुद बेहतरी की तरफ माइल हो, वो दूसरों को बुरा भला कहने की तरफ माइल हो जाता है. ये एक इसका डिसएडवांटेज है. एक और बात जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग जो है, दैट मेजर्स द स्टूडेंट्स academic achievement in relation to his knowledge, understanding, and depth of the subject, and compares that understanding and depth of his knowledge with his class fellows, with his classmates. इसका ये एडवांटेज है कि जब एक बच्चे के स्कोर को बाकी क्लास के स्कोर से कंपेयर करके देखा जा रहा है, तो टीचर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक स्टूडेंट बाकी लोगों के मुकाबले में किस जगह पे खड़ा है. इस बात का भी टीचर को ख्याल रखना चाहिए कि जब एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट्स के स्कोर के साथ या दूसरे स्टूडेंट्स के स्कोर के अगेंस्ट मेजर किया जा रहा है, असेस किया जा रहा है, तो फिर उस असेसमेंट में, उस कंपैरिजन में एक ही सब्जेक्ट से मुतल्लिक वो असेसमेंट या कंपैरिजन होना चाहिए. इससे मेरी क्या मुराद है? ऑल्दो टीचर्स आर केयरफुल, येट if a student is being assessed, for example, his mastery over English, then he must be assessed and contrasted with the mastery over English of other students, and not of their mastery over mathematics or geography or history. यानी विदिन सब्जेक्ट कंपैरिजन करना चाहिए. नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट रेफर्स टू विदिन सब्जेक्ट एंड नॉट बिटवीन सब्जेक्ट असेसमेंट. इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्टूडेंट की असेसमेंट के वक्त जो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं, वो ग्रेड्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स कंपेयर नहीं करने चाहिए, बल्कि विद इन द सेम सब्जेक्ट कंपेयर करने चाहिए. एक और बात जो इसमें देखने वाली है, जो इससे मुतल्लिक है, दैट रेफर्स टू ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए कर्व. अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग की. अब हम एक नई चीज इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, नई चीज आपको बताना चाह रहे हैं, एंड दैट इज ग्रेडिंग ऑन ए कर्व. अब इससे क्या मुराद है ग्रेडिंग ऑन अ कर्व? ग्रेडिंग ऑन अ कर्व एक्चुअली इज ए वेरिएशन ऑफ ए नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग सिस्टम. The grading on a curve compares a student's score in relation to the average score of the entire class. एक टीचर मिसाल के तौर पर 50 स्टूडेंट्स का इम्तिहान लेता है. 50 स्टूडेंट्स की
इम्तिहान लेने के बाद उनका एक एवरेज स्कोर निकाल लेता है। मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते और कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाते। अब इन तीनों की मिला के टीचर जो है वो एक एवरेज निकाल लेता है एंड देन कंपेयर्स द स्कोर ऑफ वन गिवन एनी गिवन स्टूडेंट with the score of the average of the entire class. This is called grading on the curve. Grading on the curve means that the student takes out the average of the group, how the group on the whole has performed, and then compares and contrasts the score of one given individual, one given subject with the average of the whole class. मिसाल के तौर पर अगर एवरेज 60% है और गिवन स्टूडेंट की स्कोर जो है वो 80% है, तो क्या ख्याल है आपका? गिवन स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर लिया है या बुरा स्कोर लिया है? His of course score is 20 points above the average, so his assessment should be that he is a good student. अगर मिसाल के तौर पर एवरेज स्कोर 60% आया है एक सारी क्लास का एंड स्टूडेंट जैद या बकर का आप स्कोर कंपेयर करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 33%. व्हाट डू यू थिंक? According to the grading on the curve, has Zaid or Bakr performed well or not so well? You're right, not so well, because his individual personal score is much lower than the average class score. Therefore, the subject in this case, the person in this case, has not performed very well. ये है तरीका जिसको हम कहते हैं grading on the curve. It fixes the average score of the entire group and then compares the score of one given student against that average score. ये है grading on the curve. एक और वेरिएशन भी grading में आ सकती है and that is called percentage grading system. Percentage grading system, as a name implies, of course, refers to percentages. A teacher gives the exam to the entire class and then assesses the students and then turns each student's score into a percentage score. Now, once the score of each student has been turned into percentages, that score is directly comparable with any other score of any other student in that class and in that subject. ये है परसेंटेज ग्रेडिंग का तरीका कि आप मिसाल के तौर पर आपने एक इम्तिहान दिया और उस इम्तिहान में आपने 25 नंबरों का पेपर रखा और उस 25 नंबरों में से आपने तमाम स्टूडेंट्स को ग्रेड कर दिया. जैद ने 25 में से 20 नंबर लिए, बकर ने 25 में से 23 नंबर लिए, जावेद ने 25 में से 16 नंबर लिए, अख्तर ने 25 में से 10 नंबर लिए. ये आपकी ग्रेड्स हर स्टूडेंट की आ गई. नाउ यू कन्वर्ट दीज ग्रेड्स इनटू परसेंटेजेस. 24 out of 25 would come to about 98-97%, roughly speaking. 20 out of 25 would come to about 80%, roughly speaking. 3 out of 25 would come to about 6 or 7%. तो ये अब जब आपने हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के स्कोर को परसेंटेज में तब्दील कर लिया, तो फिर now you are comparing the score of each student
out of 100, and these scores then become directly comparable with each score of any other given student. एक ये भी तरीका है कि आप परसेंटेज स्कोरिंग का तरीका अडॉप्ट कर लें. आपने कर्विंग नहीं की, आपने नॉर्म नहीं फिक्स किया, बल्कि आपका नॉर्म जो है या स्टैंडर्ड जो है वो 100 है, और फिर आपने उस 100 में से देख लिया कि एक बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए और उसके मुताबिक आपने उसको ग्रेड कर लिया. जिसने 100 में से ज्यादा नंबर हासिल किए वो टॉप पोजीशन पे चला गया, जिसने 100 में से कम नंबर हासिल किए वो दरमियान की पोजीशन पे आ गया, और जिसने बहुत कम नंबर हासिल किए वो बिल्कुल नीचे की पोजीशन में आ गया. एंड दिस इज टर्निंग ए सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग इनटू परसेंटेजेस. ये भी एक आसान तरीका है. हमारे सेमेस्टर सिस्टम में जो तरीका राइज है, आजकल पाकिस्तानी स्कूल्स और कॉलेजेस में जो सेमेस्टर सिस्टम राइज है और उसमें जो तरीका राइज है वो यही तरीका राइज है कि उस हर स्कोर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फिर परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली कंपेरेबल बन जाती है दूसरे स्टूडेंट्स के स्कोर्स के साथ. तो परसेंटेज इज another way of assessing students. एक बात का जिक्र खास तौर पे करना जरूरी है, जिसको माहिरीन नफ्सियात ने दरअसल सोशल साइकोलॉजी के रियल्म से हासिल किया है. सोशल साइकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, and we have in educational psychology borrowed this concept that I'm just going to talk about. In this context, we have borrowed that from the subject matter of social psychology. Social psychology में एक concept है halo effect. HALOEFFECT. Do not confuse it with hello. We are talking about halo. Halo means एक दायरा. अगर आप पुरानी मास्टर्स की पेंटिंग्स देखें, माइकल एंजेलो की को पेंटिंग देखें, डाविंची की पेंटिंग देखें, तो आप देखेंगे कि वो जब किसी कुछ बुजुर्गान दीन को तस्वीरों की शक्ल में पेश करते थे, तो वो उनके सर के ऊपर एक रोशनी का या नूर का दायरा बना देते थे. एंड दैट psychologists consider a halo. A halo is a circle of light over the head of a picture of a saint or a peer or somebody who's held in high esteem from a religious point of view. माहिरीन नफ्सियात ने इसी चीज को, हेलो इफेक्ट को, सोशल साइकोलॉजी में ट्रांसफॉर्म किया और सोशल साइकोलॉजी वाले इस हेलो इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ बयान कर चुके हैं. हेलो इफेक्ट इज ऑल्सो a concept that we want to talk about in relation to educational psychology today. Teachers, while assessing their students, may be influenced by halo effect. A halo effect is a general tendency on the part of a teacher. Listen to this carefully. It's a general tendency on the part of a teacher to assess and grade his student on the basis of the impression that the teacher carries about the student rather than the student's actual performance on a test. अगर एक टीचर, अगर एक उस्ताद एक स्टूडेंट को, तालिब इल्म को अच्छा समझता है, अच्छा गर्दानता है, वो समझता है कि ये मेहनती और पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, तो वो बाज औकात उसकी असेसमेंट इम्तिहान में करते हुए उसको नंबर ज्यादा दे देता है. ही गिव्स हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट. गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज द टीचर कैरीज a positive impression about the student is what is halo effect. देखिए,
टीचर्स भी इंसान हैं, उनके जहन में भी अपने तुलबा के बारे में अच्छे और बुरे इंप्रेशन होते हैं, हो सकते हैं। कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स और एजुकेटर्स कि वो अपनी असेसमेंट के दौरान जो उनके इंप्रेशंस हैं स्टूडेंट्स के, उनको बीच में ना लाएं, लेकिन ये अमर जरा मुश्किल अमर है। असेसमेंट के दौरान कुछ टीचर बाज औकात ये भी कर सकते हैं कि वो असेसमेंट करते हुए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे कम और जो उनके जहन में स्टूडेंट का इंप्रेशन है उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स की असेसमेंट ज्यादा कर लें। दिस इज हाउ हेलो इफेक्ट comes into operation when the student is assessed on the basis of impression rather than his actual performance on a test. अब देखिए, मैंने जो अभी जिक्र किया आपसे कि पुरानी तस्वीर में हेलो इफेक्ट जो था वो आमतौर पर बुजुर्गान दीन जो क्रिश्चियनिटी में सेंट रहे हैं उनके जब तस्वीरें बनाई जाती थीं तो उनके सिर के गिर्द एक नूर का हल्का भी ड्रॉ कर दिया जाता था। हमारे यहां जब हमने ये कॉन्सेप्ट बोरो किया सोशल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी ने, तो हमने इसमें दोनों चीजें दाखिल कर दी। द हेलो इफेक्ट मे देयरफॉर अपीयर इन असेसमेंट एज ए पॉजिटिव एंड एज ए नेगेटिव एलिमेंट। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में अच्छे ख्यालात रखता है, बुलंद ख्यालात रखता है, समझता है कि उसका ये स्टूडेंट जो है ये निहायत समझदार पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को मुमकिन है कि जरूरत से ज्यादा पॉजिटिवली असेस कर ले। और अगर वो टीचर, कोई टीचर ये समझता है कि एक स्टूडेंट जो है वो इतना अच्छा कामयाब मेहनती स्टूडेंट नहीं है, इन अदर वर्ड्स द टीचर हैज ए नेगेटिव इंप्रेशन about a student, then while marking and assessing the student, the teacher may give him less marks than the actual performance of the student. Halo effect in the realm of educational psychology refers to when a teacher may give negative or positive, more or less marks based upon his impression of the student being positive or negative. If he carries a positive impression and he gives more marks, even when the performance of the student doesn't deserve more marks, that is an expression of positive halo effect. If a teacher has a negative impression about the student and he gives less marks, even when the student's performance deserves more marks, then that is an example of halo effect in terms of negative operations. तो हेलो इफेक्ट जो है ये दोनों तरह से ऑपरेटिव है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए बहैसियत उस्ताद कि आप हेलो इफेक्ट के जरिए से या हेलो इफेक्ट के इन्फ्लुएंस में अपने स्टूडेंट की असेसमेंट न करें, बल्कि असेसमेंट का ताल्लुक इस बात तक रखिए कि स्टूडेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। आपके सामने जो जवाबात उसने अपने पर्चा इम्तिहान में लिखे हैं, उन जवाबात के बेसिस पे नंबर दीजिए, न कि जो आप स्टूडेंट के बारे में ख्यालात रखते हैं उनके बेसिस पे नंबर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट के इंप्रेशन को उसकी असेसमेंट पर असरअंदाज होने देते हैं, तो ये हेलो इफेक्ट का ऑपरेशन है और हेलो इफेक्ट से आपको बहैसियत उस्ताद बचते रहना चाहिए। हेलो इफेक्टिंग
may be negative or positive and may create bad impression on the part of the students, may demotivate students. अगर एक स्टूडेंट इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो किसी खास इम्तिहान के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करके पेपर देता है और आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेलो इफेक्ट डू नॉट गिव हिम एज मैनी मार्क्स एज ही डिजर्व्स in that particular exam and in that particular answer sheet, then that is halo affecting and that would demotivate the student. आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हेलो इफेक्ट को आप अपनी असेसमेंट का हिस्सा न बनने दें. Negative and positive impressions are examples of halo affecting, and you should be careful as a teacher to avoid both negative and positive tendencies to give marks to the students when marks are given over and above the performance, and when marks are given less than the performance, you should avoid that tendency of halo affecting. अगली बात जो इस चीज में आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, that relates to how the results are to be communicated, are to be given to the students, told to the students, teachers of other subjects, parents, guardians, and well-wishers. Assessment is one part. Communication of that assessment is another part of the whole exercise. And the assessment is more important, but communication of assessment is also very important in terms of achieving the overall goals of education. ये बात खास ख्याल में रहनी चाहिए आपके उस्ताद की हैसियत से कि आपको जो रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट भी करना है. और माहिरीन नफ्सियात इस बात पे खास तवज्जो देते हैं कि जो तरीका आप इख्तियार करते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, गार्डियंस को, पेरेंट्स को, वेल विशर्स को, फ्रेंड्स को एक बच्चे के रिजल्ट कन्वे करने का, उस तरीकाकार का बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चे की नफ्सियात पर और बच्चे की मोटिवेशन पर, स्टूडेंट की नफ्सियात पर और स्टूडेंट की मोटिवेशन पर. सो कम्युनिकेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल असेसमेंट एंड ग्रेडिंग. 3-4 बातों का आपको इस ज़िम्न में ख्याल रखना चाहिए. While you are communicating the result, your assessment to the concerned people, you have to keep in mind a few things. Number one, your files of the students, your report cards must be accurate. Accurate. नहायत जरूरी बात है. अगर एक स्टूडेंट ने इम्तिहान में 80% नंबर हासिल किए हैं और टीचर अपनी लापरवाही में 80 की बजाय उसको 60% लिख जाए तो दैट इज ए ग्रेव एरर. दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर. सो स्टूडेंट्स files, while students' results, while they are being communicated, must be communicated in a most accurate manner. The student files, the student report card must be appropriate. They must refer to the exams clearly. They must refer to the subjects clearly. They must refer to the upper limit, they must refer to the lower limits. यानी एक रिपोर्ट कार्ड को हर तरह से स्टूडेंट की असेसमेंट में कंप्लीट होना चाहिए. उसको बताना चाहिए कि पास होने के लिए इतने नंबर रिक्वायर्ड हैं और स्टूडेंट ने इतने नंबर हासिल किए हैं. ये है उसके अप्रोप्रिएट होने का एक तरीका. तो स्टूडेंट फाइल को, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड को एक्यूरेट होना चाहिए. दूसरी बात यह कि स्टूडेंट रिपोर्ट को, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड को, स्टूडेंट फाइल को
अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट दोनों चीजें होनी चाहिए। तीसरी बात का ख्याल आपको रखना जो है वो भी जरूरी है, और वो है दैट द रिजल्ट, द असेसमेंट must be supported by evidence. It must not be based upon vague views. The assessment, the report card must be based upon evidence. आजकल एक जो तरीकाकार है, जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं और जो आजकल पाकिस्तानी स्कूल्स और कॉलेजेस का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज that each student is marked on his question paper, and that question paper is then given to him or her for recheck and double check. After all, the teacher is not the final authority. The teacher is not free of mistakes or errors. The teacher is also a human being. He can commit or she can commit mistakes. He can overlook certain things. Maslan, अगर आपने एक इम्तिहान में 5 सवाल 6 सवाल हल करने को दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ओवरऑल उसको ग्रेड दे रहे हैं तो आपने उसके एक सवाल के नंबर ओवरऑल ग्रेड में शामिल नहीं किए, या 2 दफा शामिल कर लिए, या कम शामिल कर लिए, या ज्यादा शामिल कर लिए। इस बात का एहतमाल, गलती का एहतमाल, पॉसिबिलिटी मौजूद है, बिकॉज टीचर्स एंड असेसर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. They are open to errors. Of course, they double check and they triple check. But still, the possibility of an error is there. Therefore, it is important in communicating the grades to the teacher, to the students, that the student grade is supported by evidence. And the evidence is the actual performance on the answer sheet. Let the student share that. देखने दें उसे. कोई इसमें खामी नहीं है, जरूर देखने दें, जरूर डिस्कस करने दें. फील फ्री टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू स्टूडेंट एंड देयर क्वेरीज. बाय ऑल मीन्स दे हैव ऑल द राइट टू आस्क यू, व्हाई हैव यू गिवन सो मेनी मार्क्स टू मी एंड व्हाई हैव यू गिवन सो मेनी मार्क्स टू ए, बी और सी. सो रिपोर्ट कार्ड्स, व्हेन दे आर communicated, reports when they are communicated must be supported by evidence. कि अगर एक स्टूडेंट को ज्यादा नंबर मिले हैं तो ज्यादा नंबर देने का ये एविडेंस है, अगर एक स्टूडेंट को कम नंबर मिले हैं तो उसको कम नंबर देने का ये एविडेंस है. एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सपोर्टिंग एविडेंस. In communication, another thing that you must keep in mind as a teacher is that the result is also shared by, looked at non-technical people. Parents are not technical people. They are not. Most parents are parents. They are not educationists. They may be in other services, or they may be in agriculture, or they may be housewives. So they are not well versed in the terminology of educational psychologists or the terminology of teachers. So result cards and results must be conveyed in non-technical, easy terms for parents and others to understand. Non-technical terms में result compare करना, result convey करना निहायत जरूरी चीज है. इसका टीचर्स को खास ख्याल रखना चाहिए. एक और बात जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास. मुख्तलिफ तरीकों से आप रिजल्ट उनका स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को और गार्डियंस को और दूसरे टीचर्स को और दूसरे दोस्तों को आप कन्वे कर सकते हैं. और आपके पास बहुत से तरीके हैं. क्या क्या करना चाहिए आपको? गुड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, नंबर 1, दैट यू शुड अटैच explanatory notes to the reports that you are giving to the students. जब स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है तो उसके साथ आप एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी लगा सकते हैं. आजकल के स्कूल और कॉलेजेस में ये
रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा है कि जब रिपोर्ट ऊपर बयान कर दी जाती है कि ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, तो उसके बाद नीचे जगह छोड़ी जाती है जिसमें टीचर अपने कमेंट लिखते हैं उनके बारे में कि उनका क्या ख्याल है टीचर का कि ये जो नंबर स्टूडेंट ने लिए हैं ये कैसे हैं, अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कम अच्छे हैं, और क्यों ऐसा हुआ है. सो रिपोर्ट कार्ड शुड ऑल्सो हैव notes attached to them to explain, and that is a good way of communicating results. एक और तरीका यह है कि अब हमारे पास सेल फोन्स की बहुतात है. When you as a teacher communicate results, make sure that those results which are important to teachers and guardians, they are communicated by phone calls. खास तौर पर हमारे जो वो वालिदैन हैं जो स्कूल में आके रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, वो बच्चे जो बोर्डिंग हाउसेज में रहते हैं, वो बच्चे जो दूसरे शहरों से आके पढ़ रहे हैं, उनके असातिज़ा, उनके टीचर, उनके गार्डियंस और उनके पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो जानना चाहेंगे कि उनके स्टूडेंट्स ने, उनके बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया. तो उसके लिए one appropriate way of communicating results is through phone calls. By all means, make a phone call and convey the results to the guardians and to the parents. So phone call is another method in which the results can be conveyed to the students and concerned people. एक और भी जरिया जो है रिजल्ट कार्ड को कन्वे करने का, that is putting results on the web page. अब हमारे पास कंप्यूटर्स की और सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की इतनी बहुतात हो गई है इस मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये एक एहसान है कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल हो गई है. सो इफ यू वांट टू कन्वे रिजल्ट्स, यू कैन पुट देम ऑन द वेब पेज. एवरीबॉडी कैन सी दोज, एक्सेप्ट you want to protect the privacy of the student. Therefore, when you put on the web page the result of a student, make sure that the result of the student is conveyed to the students and only to the concerned people, and that the privacy of the student is protected. इस privacy को protect करना आपका निहायत अहम जरिया है, किरदार है कि आप उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें. वेब पेज का एक प्रॉब्लम यह हो सकता है कि दूसरे भी रिजल्ट को शेयर करें, जबकि स्टूडेंट या उसके गार्डियंस या उसके पेरेंट्स चाहेंगे कि उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस से बताया जाए. उस सूरत में मेक श्योर दैट द प्राइवेसी ऑफ द स्टूडेंट इज गार्डेड. That can be guarded by putting the result of the student only in terms of his or her roll number, without any other identification. Usually roll numbers are known only to students and people who are close to them, and that way his privacy would be protected, and you can convey the result, communicate the result through the web page, and at the same time protect the privacy of the student. एक और तरीका जो कन्वे करने का है वो है putting the result of the students on the portfolio. हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान आपसे ये गुजारिश की थी और बताया था कि पोर्टफोलियो क्या होता है. अयादा के तौर पर फिर गुजारिश कर दें कि पोर्टफोलियो इज ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ रिटन डाउन मटेरियल contained in his personal files. स्टूडेंट ने साल भर में, पिछले माह में, पिछले एक हफ्ते में कैसे परफॉर्म किया, उसके कौन कौन से उसके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, कौन कौन से उसके वीक पॉइंट्स हैं, कहां पर स्टूडेंट को मेहनत की जरूरत है, कहां पर वो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है उसको. ये तमाम चीजें, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, ये तमाम चीजें उसके पोर्टफोलियो में या फाइल में मौजूद हैं. हम रिजल्ट भी उसका पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. एंड पोर्टफोलियो, स्टूडेंट पोर्टफोलियोज यूजुअली आर एक्सपोज टू, आर एग्जिबिटेड फॉर ओनली द पेरेंट्स एंड गार्डियंस. तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आप स्टूडेंट्स को
कैसे रिजल्ट जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं. एक और तरीका भी है उसको रिजल्ट कन्वे करने का, एंड दैट इज एज इज इन केस ऑफ पाकिस्तानी स्कूल्स नाउ. Schools are beginning, colleges are beginning to have open houses. Open house means that a day is selected in advance. The parents and guardians and other well-wishers are informed that teachers and administrators and other concerned people would be available in the school from 9 a.m., for instance, to 2 p.m., and the students' results and their progress or lack of progress in examinations and academics would be discussed. So, anyone who's interested in discussing student progress can come and visit the school physically and meet the teachers, the class teachers, the subject teachers, the administrators, the management people. All of these people are physically present there, and the results may be conveyed to the concerned people who come and visit the school in discussions, and a file may be put in front of the interested people and a discussion may ensue. आजकल हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये भी हो रहा है कि स्कूल में असातिज़ा और प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजमेंट के लोग मिलकर एक वक्त और एक दिन मुतय्यन करते हैं और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और कंसर्न लोगों को इस बात की इत्तला दे देते हैं कि इस वक्त, इस दिन तमाम लोग स्टूडेंट के रिजल्ट डिस्कस करने पे, कन्वे करने पे वहां स्कूल प्रेमिसेस में अवेलेबल होंगे. एंड दैट इज अनदर वे, दैट इज वन ऑफ द मॉडर्न वेज ऑफ communicating results and communicating progress or lack of progress to the concerned people. और आखिरी बात जो इस रेफरेंस में आपको मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि बाज औकात in rare circumstances parents and guardians may not be physically well enough because of some disability or because of some disease to visit the school in person. उस सूरत में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या करना चाहिए? Teachers want to convey, communicate the results and progress or lack of progress of a given student to the guardians, to the parents. But unfortunately, अल्लाह ताला ने एक कदगन लगाया है कि वो कुछ वालदैन बीमारी की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से तशरीफ नहीं ला सकते स्कूल में. उस सूरत में क्या करना चाहिए, कैसे रिजल्ट कन्वे करना चाहिए? Modern psychologists and educational psychologists say that teachers must make a home visit to the students in some special cases. यानी अब ये जरूरी नहीं है कि हर सूरत में वालदैन को या कंसर्न लोगों को स्कूल आना होगा. अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से पेरेंट्स या कंसर्न पीपल स्कूल नहीं आ सकते तो फिर माहिरीन नफ्सियात, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स टू गो एंड मेक होम विजिट्स and convey and communicate results of the students to the parents, to the concerned people who could not come to the school because of some disability. अब ये भी बात है कि आप इस बात से ना घबराएं कि आप बच्चों के वालदैन से उनके घर जाके मिल रहे हैं. जरूर जाइएगा, बट ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी ए वेरी रेगुलर प्रैक्टिस. अगर आप समझते हैं कि वालदैन वाकई किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, कंसर्न पीपल वाकई किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं,
and they cannot come to the school, then by all means visit their homes. But if the parents are being neglectful, if the parents are not interested or show lack of interest or disinterest, then it is up to you as a teacher to invite them to school rather than go to their homes. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ ڈسیبلٹی میں جہاں ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس کے گھر جانے پہ تیار ہیں وہاں اس بات کو ضرورت سے زیادہ پریکٹس کا حصہ بنانا بھی ضروری نہیں ہے. It is a gray area. You as a teacher must determine if the parents cannot make it to the school. If the parents are being neglectful, then you may not go to their homes. If the parents have ignored the students' progress or students' involvement in school and school subjects, then it is not your duty as a teacher to go to their homes. It becomes, however, your duty when you are convinced by all evidence that parents are interested in knowing the results of the students, but parents, because of some physical disability, cannot make it to the school. تو یہ بات آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جہاں پیرنٹس کو اسکول بلا کے کنوے کرتے ہیں وہاں آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہے اور بلکہ لازم ہے کہ آپ ان کے گھر بھی جا کے رزلٹ جو ہے اس کو کنوے کریں, provided that you are convinced that the parents are interested but are incapable of making a visit to the school. جب آپ کنوے کر رہے ہیں رزلٹ تو آپ کو 2-3 باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ جب کنوے کریں تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کو, اس کمیونیکیشن کو پلان کر لیں پہلے ہی. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کنوے دا ریزلٹ, واٹ آر یو گوئنگ ٹو سے ان کنویئنگ دیٹ ریزلٹ, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کنوے دا ریزلٹ. It should be very well planned. You should not just go unprepared into the school and the meeting of the parents. You should be well prepared and you should plan it very well before the meeting takes place between you as a teacher and the parents or the well-wishers who come to visit you. So it must be planned. دوسری بات جو آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ when you have that meeting with the parents, with the concerned people, begin that meeting on a positive note. آپ کے بچے نے اچھا کام کیا ہے, we are satisfied with him or her. However, these are the things that we need to point out. So begin your meeting with the parents and with the guardians and with the well-wishers on a positive note. تیسری بات جو آپ نے کمیونیکیشن کے دوران, ریزلٹ کمیونیکیشن کے دوران خاص خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے that you must listen to the parents and guardians very carefully. وہ بھی اپنی مجبوریاں, اپنی خواہشات, اپنے تفکر, یہ تمام چیزیں لے کے اس میٹنگ میں آئے ہیں اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے بحیثیت استاد کہ آپ ان کی باتیں نہایت غور سے سنیں, نہایت کیئرفلی سنیں. So not only should you plan ahead, not only should you begin your meeting on a positive note, you should also carefully listen to what the parents and the guardians have to say and are saying. بعض اوقات ہمارے کچھ اساتذہ اپنی مصروفیت کی بنا پر اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کو اسٹوڈینٹس کے پیرنٹس کی باتیں غور سے سننی چاہیے. اور کسی حد تک اساتذہ کا یہ رویہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ اگر آپ بحیثیت استاد 50 بچوں کے والدین کو ملنا ہے آپ کو تو آپ کے لیے یہ کافی ٹائرسم پروسیجر ہوگا. بٹ یو ہیو ٹو کانٹیکٹ and be careful and listen to what the parents have to say. This is required of you as a teacher.
एक और बात जो आपको कम्युनिकेशन में खास ख्याल रखनी चाहिए, दैट इज टू हैव ए फॉलो अप कॉन्टैक्ट. देखिए, एक दफा की पेरेंट टीचर मीटिंग से वो बात नहीं बनेगी जो एक से ज्यादा दफा पेरेंट टीचर मीटिंग से बात बन सकती है. इसलिए टीचर्स के लिए ये जरूरी है दैट व्हाइल दे आर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स and the guardians, then they also discuss future. They also plan for the future and then follow up that contact with the parents or with the guardians. And follow up is not very difficult. Just a phone call. Just a small visit. You can call them and ask them to come over on the way to the office, on the way to picking up the children. वालदैन बच्चों को लेने आ सकते हैं, उस वक्त आप चंद मिनट निकाल सकते हैं. दफ्तर के दौरान वालिद साहब से आप बात कर सकते हैं. ये इस बात का आपको शऊर और इदराक होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के बाद फॉलो अप जो है वो भी निहायत जरूरी चीज है. और आखिरी बात जो इस ज़िम्न में है वो ये है कि जैसे हमने पहले कहा कि आप अपनी जब मीटिंग शुरू करते हैं तो आप अपनी मीटिंग एक पॉजिटिव नोट से शुरू कीजिए. इसी तरह आखिरी बात इस ज़िम्न में यह है कि जब आप मीटिंग खत्म करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, व्हेन यू आर कन्वेइंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द स्टूडेंट्स टीचर्स, टू द स्टूडेंट्स पेरेंट्स and to the students' guardians and to their well-wishers, then end your communication on a positive statement. By all means, point out the flaws, but end your statement and your meeting on a positive note. वो असातिज़ा जो इन बातों को फॉलो करते हैं, वो कामयाब असातिज़ा बन सकते हैं. Keep all of these in mind, and I hope that you have been able to gather some important information in this series of lectures on educational psychology. God be with you. Khuda Hafiz.